नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा अर्जन। भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर विद्यालय की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन यानी कि भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा कैसे अर्जित की जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर जो होता है वो कौन सा होता है देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक जो स्तर होता है वह 1 से कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5, ये जो स्तर होता है वो प्राथमिक स्तर होता है। और प्राथमिक स्तर में जो बालक होते हैं वह अनुमानतः कितने साल के, अधिकतम 10 साल के, अधिकतम 10 साल। कितने साल का, कितने वर्ष का बालक होता है, अधिकतम 10 वर्ष का बालक होता है। 5 से लेकर के 10 वर्ष का जो बालक होता है वो प्राथमिक स्तर के अंदर आता है। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों द्वारा, प्राथमिक स्तर पर बालकों द्वारा भाषा अर्जन एवं सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उनके लिए भाषा सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा बालक होता है जो कहीं पर भी नहीं जाता है। देखो, छोटा बालक है वो कहीं पर भी नहीं जाता है, अपने ही घर पर रहता है और उसको कोई भी व्यक्ति ये सिखाता नहीं है कि बोलना कैसे है। फिर भी वह बालक स्वतः ही सीख जाता है बोलना। तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक क्रिया है कि एक बालक अपने आप कैसे बोलना लग जाता है जबकि उसको कुछ सिखाया नहीं। अब मैं आपको दूसरी भाषा सिखाऊंगा जो आपके घर पर नहीं चल रही है, वह भाषा नहीं और दूसरी भाषा जैसे कि अंग्रेजी भाषा है या हिंदी भाषा है, वह मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के आप वो भाषा सीखोगे। लेकिन आपके जो क्षेत्र के अंदर जो भाषा चल रही है घर पर, वह भाषा सिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति आपके पास में नहीं बैठता है या कोई भी आपको ज्ञान प्रदान नहीं करता, फिर भी आप सीख जाते हो। तो एक बालक के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा का अर्जन या सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सामान्य रूप से बालक में भाषाई ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जो एक बालक होता है उस बालक के अंदर भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। वह शिक्षक ही जानता है जो उसको भाषा बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। एक शिक्षक किस प्रकार से उसको भाषा बोलना सिखा रहा है वह शिक्षक ही जानता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के एक बालक जो होता है वह भाषा का अर्जन या भाषा को सीख पाता है। जैसे बालकों को प्राथमिक स्तर पर कविताओं के माध्यम से, बालकों को प्राथमिक स्तर पर कविताओं के माध्यम से रुचि पैदा करता है। कविताओं के माध्यम से बालकों को पढ़ाई के प्रति या भाषा अर्जन के प्रति रुचि पैदा करता है। इसको ध्यान में, बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए, बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक जो होता है वह उसको कविता सुनाता है, वह उसको गीत सुनाता है, वह उसको खेल खेल के माध्यम से बालक को भाषा सिखाता है। जैसे बालक की रुचि होगी उसी रुचि के अनुरूप उसको भाषा बोलना सिखाया जाता है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें हिंदी भाषा के, तो देखते हैं अपन अनार के दाने लाल लाल। अब जैसे कि उसको सिखाया जाए अनार के दाने लाल लाल, अनार के दाने कैसे होते हैं, लाल लाल। अब ये बालक को सिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, शिक्षक के द्वारा उसको कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि अनार के दाने लाल लाल। इसके आगे देखिए आम खाते मिट्टू लाल लाल,
आम खाते मिट्टू लाल लाल। इस प्रकार सभी अक्षरों पर कविताओं को प्रस्तुत किया जाता है। किसको प्रस्तुत किया जाता है? कविताओं को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सरलता के साथ छात्र वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिससे छात्र क्या है? सरलता के साथ वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर में जो छात्र होते हैं उनको सदैव उनकी रुचिपूर्ण क्रियाएं करवाई जाती हैं। योग्यता एवं स्तर का भी ध्यान उसके अंदर रखा जाता है, क्योंकि देखो प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। कुछ बालक तो प्रतिभाशाली होते हैं बचपन से ही, वो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कोई बालक ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता। आप 10 बार बोलोगे फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक शिक्षक कभी उस पर गुस्सा नहीं कर सकता, कभी उसको डांट नहीं सकता। जितना समय बालक लेगा उतना समय देगा और उसको सिखाएगा, तब जाकर के भाषा सीखी जाती है। ऐसे भाषा नहीं सीखी जाती है। जब आप लोग भी एक शिक्षक बन जाओगे और इसी प्रकार से प्राथमिक स्तर के बालकों को जब पढ़ाओगे तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको आता है और बालकों को नहीं आता है और बालक को आप बार बार प्रयास करोगे, 2, 3, 4, 5 बार प्रयास करोगे, फिर भी अगर बालक को नहीं आता है तो आप उस बालक को न पीट सकते हो, नहीं उस बालक को आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से टॉर्चर कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिखाना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही तो आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से बालकों को सिखाया जाता है। एक छोटा बालक जो होता है उसके प्रति बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के बालक सीखता है। आज हम भी इस स्तर पर पहुंचे हैं तो हमें भी किसी न किसी गुरु ने हमें भी प्राथमिक स्तर पर भाषा का ज्ञान कराया होगा, तभी जाकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं या हमें भाषा आती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से बालकों पर गुस्सा नहीं करना है, उनको प्यार से समझाना है। अब देखते हैं कि विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भाषा सिखाने और भाषाई कौशल हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। अब विद्यालय के अंदर बालकों को भाषा सिखाने के प्रति क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, उस प्रयास को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं। तो पहला जो है वार्तालाप के अवसर, पहला जो है वो है वार्तालाप के अवसर। वार्तालाप के अवसर प्राथमिक स्तर पर बालक को जितना अधिक आप वार्तालाप का अवसर प्रदान करेंगे, बालक उतना ही सीखेगा बोलना। आपको बालक जो होता है उसे अधिक से अधिक वार्तालाप कराइए, बालक बहुत ही अच्छे से भाषा को सीख जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों के साथ सर्वप्रथम, प्राथमिक स्तर पर बालकों को सर्वप्रथम शिक्षकों को, बालक के साथ शिक्षक को विद्यालय में वार्तालाप करना चाहिए। देखो प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं, ठीक है। अब उन नन्हे मुन्ने बालकों को आप विद्यालय में लाए हो, विद्यालय में लाने के बाद में उन बालकों के साथ में आप नीचे बैठिए, बालकों को अपने चारों ओर बिठाइए और आप बीच में बैठ जाइए। बीच में बैठने के बाद में उन बालकों के साथ में आप विनम्र पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे अपनी पहचान बनाइए। जितना अधिक आप बालकों के साथ वार्तालाप करोगे, जितना अधिक उन बालकों के साथ में प्रेम के साथ में पेश आओगे, जितना अच्छा आप उन बालकों के साथ में व्यवहार करोगे, उतनी ही आपकी छवि उन बालकों के प्रति या उन बालकों के मन में बहुत ही अच्छी होगी। अगर बालक जो हो है वह आपके प्रति स्नेह हो जाता है बालक को, तभी बालक, आप बालक को जो सिखाओगे वह बालक सीख जाएगा। यदि किसी बालक को समझ में नहीं आ रहा है आप जो भी बोल रहे हो, तो आप उस बालक को डांटो मत, उस बालक को प्रेम पूर्वक समझाओ।
जितना अधिक आप उसके साथ में स्नेह करेंगे, वह बालक आपकी उतनी ही बातों को मानेगा। आप जो कहोगे वो बालक करेगा। यदि आपने उस बालक को डांट दिया, वह बालक फिर आपके पास में नहीं आएगा। आप कुछ भी करो, वो नहीं सीखेगा, आपके पास में नहीं पड़ेगा। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों के साथ में सर्वप्रथम शिक्षकों को विद्यालय में वार्तालाप करना चाहिए, जिससे छात्र एवं शिक्षक के मध्य आत्मीयता का भाव यानी कि प्रेम भाव उत्पन्न हो सके। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक के समक्ष बालक अपनी समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक समस्याओं को खुले रूप में बता सकेगा। शिक्षक द्वारा समय समय पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से विभिन्न परिवेशीय घटनाओं एवं तथ्यों पर वार्तालाप करना चाहिए। इससे भाषाई ज्ञान का अर्जन सरल रूप से हो सकेगा और जो अधिगम है वह भी अस्थायी हो जाएगा। देखो, बालकों के साथ में आप स्नेहपूर्वक पेश आएंगे, बालक भी आपके साथ में स्नेह करेंगे। इसके बाद में आप बालकों को धीरे धीरे अध्ययन कराइए। आप छोटे छोटे प्रश्न पूछिए। कैसे प्रश्न पूछने? छोटे छोटे प्रश्न पूछो, बालक आपको उत्तर बताएंगे। इसके बाद में जब आपकी बालक के साथ में बहुत ही अच्छी पहचान हो जाएगी, फिर बालक जो है उसकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत करेगा। फिर आप उसकी एक एक समस्या को धीरे धीरे सुलझाएंगे। बालक की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आप जो अध्ययन करवा रहे हो वो अध्ययन भी बालक का हो जाएगा। तो वार्तालाप के अवसर यानी कि इससे क्या होगा कि आपको और बालक को वार्तालाप का अवसर मिल जाएगा। अधिक से अधिक बालक आपसे बात करेंगे और आप भी बालकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे बालक बहुत ही अच्छी तरीके से भाषा का ज्ञान अध्ययन कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे कुछ लिखवाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है। इसके अंदर लिखने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। फिर भी अगर आपको लिखना है तो मेरे द्वारा जो बोला गया, जो आपने सुना, आपने जो समझा, उसी के अनुरूप आप इस पॉइंट के अंदर लिख लीजिएगा। वैसे बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल है। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है विद्यार्थियों? चलो दूसरा पॉइंट, वाद विवाद के अवसर। दूसरा पॉइंट है वाद विवाद के अवसर। वाद विवाद के अवसर। वाद विवाद के अवसर जब बालक विद्यालय के अंदर आते हैं, जब बालक विद्यालय के अंदर आते हैं, अब आपका जो स्तर है वह स्तर प्राथमिक से, ये जो है कौन सा वार्तालाप वाला, ये अवसर है प्राथमिक में। अब प्राथमिक के बाद में जैसे ही उच्च प्राथमिक आता है, उच्च प्राथमिक, इस अवस्था में आपको क्या करना है? इस अवस्था में जब बालक आते हैं उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में, वहां पर आपको स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर, स्कूल कहूं या विद्यालय कहूं, बात एक ही है। वहां पर जब बालक आते हैं, आप बालकों के साथ समाज में चलने वाली विभिन्न कुरीतियां या विभिन्न जो प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को लेकर के बालकों के साथ में वाद विवाद कीजिए। बालकों के अलग अलग टोलियां बनाइए, यानी कि इसको कहते हैं दल शिक्षण। क्या कहते हैं? दल शिक्षण। बालकों के अलग अलग ग्रुप बनाइए। जैसे कि एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, अब 20 बच्चों को आप 5-5 के भागों में बांट दीजिए, यानी कि 4 ग्रुप बना दीजिए 5-5 के। कितने के? 5-5 के 4 ग्रुप बना दीजिए। अब जैसे ही आप 4 ग्रुप बनाओगे 5-5 के, अब उन चारों ग्रुपों के अंदर एक प्रश्न डाल दीजिए, दहेज प्रथा। कौन सी प्रथा? दहेज प्रथा। अब आपने ये दहेज प्रथा डाल दिया टॉपिक, इस टॉपिक को ले लिया। अब आप उन बच्चों को यह पूछिए कि दहेज प्रथा क्या है।
दहेज प्रथा के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या हमें दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इनके मध्य वाद विवाद करवाइए। बालक इसके पक्ष में भी पॉइंट देंगे आपको और इसके विपक्ष में भी बोलेंगे, फिर आप उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, जिससे क्या होगा, बालक को अधिक से अधिक बोलने के अवसर मिलेंगे। एक ग्रुप के अंदर 5 विद्यार्थी हैं, तो वो पांचों आपस में क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे उस टॉपिक के मध्य, फिर अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे ही समाज के अंदर चलने वाले हर तरीके से, हर सवाल या हर प्रथा, हर विधि, हर रीति रिवाज, उसके बारे में वो बताएंगे। जैसे कि आप पॉलिटिकल से संबंधित भी ले सकते हो कि वर्तमान में यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, या फिर आप विद्यार्थियों को बीच में पॉइंट डाल दीजिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते क्या करते, या आप सरपंच होते तो क्या करते। इस प्रकार से बालकों को आप बताइए, फिर बालक जो होंगे ना वो खुल करके आपसे पहचान हो जाएगी, तो बालक खुल करके आपसे वार्तालाप करेगा। जितना अधिक आपसे वार्तालाप करेगा उतने ही अधिक उसका भाषा कौशल जो होगा वो मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि उसके विचार बढ़ेंगे, इसके साथ साथ में उसकी शब्द शक्ति बढ़ेगी, उसके शब्दों के भंडार के अंदर विस्तार होगा, उसके सोचने की जो क्षमता है उसके अंदर विकास होगा उसका। तो बालकों के मध्य आप विवाद करवाइए विद्यालय के अंदर, वाद विवाद करवाओगे, बालक भी अच्छे से समझेगा और बालक जो होगा उसके अंदर भाषा का जो ज्ञान है वह भी बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, अनौपचारिक बातचीत। कौन सी बातचीत? अनौपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत। अब इसमें कहता है एक औपचारिक बातचीत होती है और एक अनौपचारिक बातचीत होती है। औपचारिक बात क्या होती है, अनौपचारिक बात क्या होती है? औपचारिक बात यह होती है कि आप क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन करते हैं, किसी भी टॉपिक का आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कीजिए, यही अध्ययन औपचारिक कहलाता है। अब अनौपचारिक क्या कहलाता है? अनौपचारिक में यह होता है कि आपको पता नहीं है कि आपको किस पर बात करनी है, आपका विषय क्या है यह आपको ज्ञात नहीं है, फिर भी आप किसी भी टॉपिक, आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हुए उस पर आपने बातचीत शुरू कर दी और फिर आप उसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, यही अनौपचारिक है। अब अनौपचारिक में क्या होता है कि जैसे विद्यालय के अंदर बालक आते हैं और अगर अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर यह वे, यानी कि आप कह सकते हो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके अंदर यह अरुचित उत्पन्न तो करेंगे, अरुचित तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। अनौपचारिक रूप से अगर आप बातचीत करोगे तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वह डिस्टर्ब होगी। लेकिन आप विद्यार्थियों के मध्य यह भी ध्यान रखिए कि क्या यह जो विद्यार्थी बातचीत कर रहे हैं अनौपचारिक तरीके से तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी बातचीत करने में शिष्टाचार है, या जिस टॉपिक पर ये बात करें क्या यह टॉपिक हमारे काम का है। जैसे हो सकता है कि उनके जो टॉपिक हो कृषि से संबंधित हो, घर के कामकाज से संबंधित हो, अपने आपसी वार्तालाप हो, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि क्या यह जो उनका टॉपिक चल रहा है या जिस पर ये बातचीत कर रहे हैं क्या वह सही तरीके से कर रहे हैं या किसी गलत विषय पर तो बातचीत नहीं कर रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे तो उससे भी उनका जो मानसिक विकास होगा या भाषा का जो अर्जन होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, देखते हैं अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा अनेक ऐसी बातचीत का प्रयास किया जाता है जो कि पाठ्यक्रम या विद्यालय से संबंधित नहीं होता। बहुत सी बार हमने देखा है, बहुत सी बार क्या अपनी ही कॉलेज की बात करें तो आप जब कॉलेज में आते हो
तो जब बातचीत करते हो तो आपका विषय न तो पाठ्यक्रम से संबंधित होता है न ही कॉलेज से संबंधित होता है। आपका जो टॉपिक होता है वो बहुत ही अलग ही होता है। पता नहीं क्या बातचीत करते हो, पूरा दिन बातें ही करते रहते हो। जब आप कॉलेज में आते हो तो आपके विषय से संबंधित तो बातचीत नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। इसके बाद में जो पाठ्यक्रम या विद्यालय से संबंधित नहीं होती, इस पर शिक्षक द्वारा छात्रों को रोक दिया जाता है। शिक्षक तो स्वाभाविक सी बात है, आपको रोकेगा ही रोकेगा अगर आप बातचीत कर रहे हो तो। इससे भाषाई अधिगम एवं अर्जन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, अगर जब रोक दिया जाता है इससे उनकी भाषा अर्जन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अनौपचारिक रूप से जो बातचीत में भी छात्र अनेक शब्दों को सीखता है तथा दूसरे से बातचीत सुनकर के अनेक नवीन शब्दों को ज्ञात करता है। इससे छात्र अनेक पारिवारिक या व्यक्तिगत तथ्यों पर बातचीत करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसे गाय, कृषि, अनाज और भोजन से संबंधित बातें। अब जब विद्यार्थी अगर स्कूल के अंदर बातचीत कर रहा है तो शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अनौपचारिक रूप से बात तो कर रहा है, उसको रोकना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए। छोटे बच्चे को, आप लोगों को नहीं, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बातचीत करने देना चाहिए। बस उसको ध्यान यही रखना है शिक्षक को कि वह बात करें लेकिन अपने परिवार से संबंधित बात करें। अनौपचारिक रूप से कर रहे हैं तो अपने परिवार से संबंधित कीजिए, जिससे क्या होगा कि बालक का जो विचार होगी, जो भाषा होगी, उस कौशल के अंदर वृद्धि होगी। वो नवीन शब्दों को सुनेगा, नवीन शब्द उसके अंदर, उसके जो भाषा भंडार है, शब्द भंडार है, उसके अंदर विस्तार होगा उसके, ठीक है। आगे अगर हम देखें, अगला पॉइंट है तो पृष्ठ पोषण द्वारा पृष्ठ पोषण प्रदान करना। पृष्ठ पोषण प्रदान करना, पृष्ठ पोषण, ये क्या करना? पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण पृष्ठ पोषण पृष्ठ पोषण पृष्ठ पोषण प्रदान करना। हम इसको बहुत ही अपन सरल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम देखते हैं, हमने गेहूं की खेती की, अभी अपन सब लोग जिसके भी खेत हैं वे सब लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं। जैसे ही गेहूं जो है उसकी बुआई कर दी, बुआई के साथ में हमने उसको पृष्ठ पोषण भी दिया है। क्या दिया है? पृष्ठ पोषण दिया है। क्या दिया है? डीएपी खाद दिया ना, गेहूं की बुआई की, लेकिन गेहूं के साथ में पृष्ठ पोषण क्या दिया? डीएपी की खाद। जैसे ही गेहूं बड़े हुए उसके अंदर हमने पानी रखा, पानी के साथ में हमने यूरिया खाद डाला। ये हमने क्या दिया? उसको पृष्ठ पोषण दिया। क्या दिया है? पृष्ठ पोषण। अब इस उदाहरण को हम लेते हैं हमारे शिक्षण के क्षेत्र में। बालक जो होते हैं विद्यालय के अंदर आते हैं और जैसे कोई बालक कविता बोल रहा है, कोई बालक गीत बोल रहा है, कोई बालक पाठ पढ़ रहा है शिक्षक के सामने, जब वह शिक्षक के सामने कोई भी वाक्य, कोई भी गीत प्रस्तुत करेगा, उस समय शिक्षक को उसे पृष्ठ पोषण प्रदान करना है। पृष्ठ पोषण का अर्थ होता है उसे उत्साह, उसके अंदर उत्साह वर्धन करना है, उसको बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ में सम्मानित करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, उसकी वाहवाही करना, उसको शाबाशी देना, ये क्या है? उसको पुरस्कृत करना। ये सारे के सारे आते हैं पृष्ठ पोषण के अंदर। तो शिक्षक को उसको, उस विद्यार्थी का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक उस बालक की तारीफ करेगा, चाहे वो ताली बजा करके करें या शब्द प्रशंसा के माध्यम से करें या पुरस्कार प्रदान करके करें। जिससे क्या होगा? बालक अधिक से अधिक भाषा सीखेगा, अधिक से अधिक शब्दों को याद करेगा, अधिक से अधिक गीत बोलेगा, अधिक से अधिक कविता के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होगी। कैसे? उसको पृष्ठ पोषण प्रदान करने से। इसलिए
हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं, जो भी विद्यार्थी होंगे उनके द्वारा कोई भी गीत, कविता या उनका कोई भी प्रस्तुतिकरण होगा, वह जब प्रस्तुत करेंगे तो उनको सम्मानित करना है हमें। जब बालक बोल रहे हैं उसको अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, इस प्रकार से उस विद्यार्थी को प्रशंसा से पुलित करना है, पोषित करना है हमें और उसको पुरस्कार प्रदान करना है, जिससे बालक अधिक से अधिक भाषा के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होगी और अधिक से अधिक भाषा सीखेगा। आगे देखते हैं अपन शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, 5वां बिंदु, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, इसमें क्या होता है? शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधि की जाती है, उस गतिविधि पर शिक्षक जो होता है वह उसके प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न ना करे। एक बालक पाठ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है। पाठ पढ़ते हुए पाठ का जब वह वाचन करता है या पढ़ रहा होता है, उस समय बहुत सी बार वह शब्दों को सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है, बहुत सारी गलतियां करता है। उन गलतियों पर शिक्षक को, उन विद्यार्थी को डांटना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारना चाहिए। विद्यार्थी कोई भी गलती करता है, उस गलती पर तुरंत ही उसे सजा नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि उस बालक ने जो गलती की है, हमें उस गलती के बारे में जानना है कि उसने ये गलती की तो कैसे की, क्या कारण रहा होगा। एक बालक अगर विद्यालय के अंदर रोज लेट आता है तो उसे क्लास से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए। उस बालक को आप अकेले में बुलाइए, फिर उस बालक को पूछिए कि रोज लेट आने का कारण क्या है। फिर वह बालक अपने कारण बताएगा तो हमें पता चलेगा। अगर हमने उस बालक को डांट दिया होता या उस बालक को क्लास से बाहर निकाल दिया होता या उस बालक की बेइज्जती की होती, तो वह बालक हो सकता है कि पढ़ाई भी छोड़ दे, या हो सकता है कि उस शिक्षक से कभी वार्तालाप भी ना करे, या कभी वो विद्यालय ही नहीं आए। ये भी घटनाएं हो सकती है। इसलिए एक विद्यार्थी द्वारा स्कूल के अंदर आता है, जब भी वो कोई पाठ पढ़ता है, कविता बोलता है, उसके अंदर अगर त्रुटि हो सकती है तो उस त्रुटि का हमें सम्मान पूर्वक समाधान करना है, न कि बालक को डांटना है। हमने बालक को कोई गृह कार्य दिया, फिर अगर उस बालक ने नहीं किया है तो न करने का कारण पूछना चाहिए, डायरेक्ट उसको सजा नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार से बालक के द्वारा जो भी त्रुटियां की जाती हैं, उस त्रुटियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जो बालक होता है वो शिक्षक से ही सीखता है। जैसा शिक्षक होगा, जैसे शिक्षक का आचरण होगा, वैसे ही बालक का आचरण भी होगा। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक विद्यालय के अंदर कार्य करना है। इसके बाद में है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास, छठा आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास। देखो, भाषाई अर्जन एवं सीखने में या सीखने के लिए छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए, क्योंकि अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा संकोच, झिझक एवं भय के कारण सभी तथ्यों को बोलने में असुविधा होती है। इसीलिए शिक्षक को विधित प्रशंसा के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास
में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, फिर भी वह बोल नहीं पाते हैं। उनके मन के अंदर एक संकोच होता है कि मैं कैसे जाऊं मंच के ऊपर, मैं कैसे बोलूं। उनको आते हुए भी वो भूल जाते हैं। उनके मन में झिझक होती है, उनके मन में डर होता है, संकोच होता है, शर्म के मारे बोल नहीं पाते, जबकि आता सब कुछ है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। भले ही वह बालक गलत बोला है फिर भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तो उस बालक के मन में आत्मविश्वास होगा कि नहीं, मुझे सर ने बोला बहुत अच्छा बोला था। उससे क्या होगा, जो विद्यार्थी होगा उसके मन में आत्मविश्वास होगा। विद्यार्थी के मन में आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए शिक्षक को उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी झूठी ही सही लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे बालक का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक बालक को मंच पर बुलाइए और मंच पर आने के बाद में वह झिझक रहा है या उसको संकोच है, और हो सकता है कि संकोच वह डर के मारे नहीं बोल पाया और बीच में रुक गया, जितना भी बोला हो फिर भी उसको सम्मानित कीजिए, उसके लिए तालियां बजाइए, उसको इनाम दीजिए, तो उस बालक के मन में आत्मविश्वास होगा। और अगर वो बालक मंच पर आया है, विद्यार्थी हंसी निकाल रहे हैं, शिक्षक हंसी निकाल रहा है, शिक्षक ने उसको डांट दिया, तो अगर एक बार उसको डांट दिया या एक बार उसके मन में डर बैठ गया ना, तो जिंदगी में कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पर वह रुक जाएगा। इसलिए हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह बालक आगे बढ़ेगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है भाषाई खेल। भाषाई खेल, अब बालक के अंदर भाषा का अर्जन करने के लिए हमें खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। खेल के माध्यम से बालक का भाषा विकास करना चाहिए, बालक को भाषा सिखानी चाहिए, क्योंकि बालकों के अधिकांश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों में खेल के प्रति बहुत ही रुचि होती है। उन बालकों को आप खेल खिलाइए और खेल में उनको आप याद कराइए, उनको भाषा का ज्ञान आप कराइए। देखो क्या होता है कि खेलों में बालकों की रुचि होती है, इसलिए बालकों को भाषाई खेल खेलने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। जैसे छात्रों के विभिन्न कार्य प्रदान किए जाने चाहिए, जिसमें सार्थक शब्द निर्माण का कार्य प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र विभिन्न कार्यों को खोजकर एकत्रित करते हुए सार्थक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कलम, फल, आम, जल, सड़क आदि। तो खेल विधि के माध्यम से भी बालकों के मध्य भाषा का ज्ञान कराना चाहिए, तभी बालक के जो भाषाई विकास है वह विकास हो पाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।